जय श्री कृष्णा। आज आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया होगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपना ये सफ़र बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की थी लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका कोई एक सेक्शन कमज़ोर रहा हो, आपका सेक्शनल ना क्लियर हुआ हो या आपका कट ऑफ ना क्लियर हुआ हो। दोनों ही केसेस में आप जस्ट देखिए कि आप मंजिल के बहुत करीब थे। बस थोड़ी और तैयारी, थोड़ा और पुश करना है अपने आप को और आप मंजिल को पा लेंगे, आप सफलता को छू लेंगे। बहुत सारे लोग मेरे YouTube और Facebook के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जब आप एक मंजिल को छू लेते हैं तो आपकी केवल सेलिब्रेशन ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आने वाले लोगों को भी तैयार करें उस सफ़र के लिए, उस मंजिल के पहुंचने के लिए। तो मेरा भी प्रयास इसी दिशा में है कि आप सबका मार्गदर्शन कुछ हो जाए। वैसे तो YouTube में, Facebook में तरह तरह के वीडियो आते रहते हैं, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है वो आपको एक कम एफर्ट डाल के कैसे सही रास्ता, सही गाइडेंस आपको मिल जाए और आप आसानी से इस मंजिल को पा लें। पा तो हर आदमी लेता है। आप सबने बहुत सालों की सर्विस की है, बहुत सफ़र किए हैं, ट्रेन से, कार से। आप सब जानते हैं कि किसी भी रास्ते से आप जाएंगे मंजिल में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपको गाइडेंस मिल जाता है, पहले जो उस मंजिल तक गया है, उस रास्ते को जिसने चल के दिखाया है, अगर उसका सहयोग आपको मिल जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। फिर आपको वो कठिनाइयां नहीं होती हैं जो अगर आप ना पूछते, गाइडेंस ना लेते तो होती। तो इसी सिलसिले में आज का ये जो वीडियो है, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन लूँगा, ऐसे कुछ डाउट्स लूँगा जो कॉमनली मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे एक सर्विसमैन मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सर्विंग एयरफोर्स के लोग मुझे कॉल करते हैं, गाइडेंस लेते हैं और उनको गाइडेंस देते देते मुझे भी अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके कुछ काम आ रहा हूँ, उनको सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो जो कॉमन चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें जो सर्विंग है उनकी एक सामान्य सी बात रहती है कि हमें तो समय नहीं मिलता। पढ़ाई में तो हमारा मन लगता है, लेकिन सर्विसमैन तो समय खूब निकाल रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन जो सर्विंग है, अपने लास्ट ईयर में हैं, वो लोग कॉमनली कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिलता। देखिए, मैंने भी जो ये एग्ज़ाम निकाला SBI का, ये मेरा सर्विस करते हुए ही निकल गया। रिटायरमेंट के पहले ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, मेंस मैंने लिख दिया था। दिसंबर 35, 2025 मेरा रिटायरमेंट डेट है। 21 नवंबर 2025 SBI क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम डेट था। और मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ, 2.5-3 महीने ही मैंने मेहनत की है। उससे पहले भी 1 साल पहले तक तो मेरा कोई मन नहीं था, भगवान के भजन में ही लगा रहता था। फिर फैमिली की तरफ से ये हुआ कि जब तक बच्चे नहीं लग जाते तब तक आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक फिर से पढ़ाई शुरू की। पिछले साल जो जनवरी में SBI का एग्ज़ाम आया था उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस में 41.5 नंबर आए थे। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा रेगुलरली पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे PRC मिल गया, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आधा, इसमें मैंने जम के मेहनत की, 10-12 घंटे रोज की, और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आप सबका अगर आधा साल बचा है, 1 साल बचा है, 2 साल बचा है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरा कहना है कि आप इन 24 घंटों में से 3 से 4 घंटे चुराने का प्रयास करिए। कैसे चुराते हैं मुझे नहीं पता। आप दोस्तों से थोड़ा कम मिलते हैं, आप कम सोशलाइज होते हैं,
आप कम मोबाइल चलाते हैं, आप कम गपशप करते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन 3 से 4 घंटे आप रेगुलरली अपने लिए निकालिए। 2 सब्जेक्ट डेली, कॉम्बिनेशन अपना सेट कर लीजिए। क्वांट इंग्लिश एक दिन और रीजनिंग और उसके साथ जीए दूसरे दिन, या रीजनिंग और इंग्लिश एक दिन और क्वांट और जीए दूसरे दिन। आपको चारों सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलना है। एक सब्जेक्ट को इतना नहीं मजबूत कर लेना है और दूसरे को इतना पीछे नहीं छोड़ देना है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हो या आप कहीं पीछे रह जाएं एक सब्जेक्ट की वजह से। तो 2-2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है। जब आप फ्रेश हों तो आप क्वांट या रीजनिंग कर लें, और जब आप थके हुए हों तो आप इंग्लिश और जीए कर लें। इस तरह सुबह शाम आधा आधा घंटा निकाल के, एक साथ 3-4 घंटे निकाल के, आधा आधा निकाल के, जैसे आपको सुइटेबल लगे आप वैसे अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जो रिटायर हो गए हैं वो पढ़ाई में 10-12 घंटे लगाएं। घर में अगर आपको नहीं मिल रहा है मौका, आपकी पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाते निभाते पढ़ाई पीछे छूट जा रही है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 10 बजे से लेके और 7-8 बजे तक आप लाइब्रेरी में रहिए, और उससे पहले या उसके बाद में अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए। कुछ कॉमन चीज़ें निकल के आ रही थी, मैं आपको कुछ कमेंट्स जो यूट्यूब में आए उनके माध्यम से उन चीज़ों के सॉल्यूशंस बताता हूँ। वैसे तो मैं आंसर करता हूँ सबके, लेकिन जिनके डाउट हैं मन में और जिन्होंने नहीं पूछे थे उनका भी सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। इस उद्देश्य से आज मैं ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ब्लैक ईगल 5325 इन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किंग्स वर्ल्ड 099 इन्होंने लिखा, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, एंड बहुत सी सरल भाषा में आप समझाया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित कुमार जी कह रहे हैं कि सर जय हिंद, वेरी इंफॉर्मेटिव गाइडेंस, थैंक्स अ लॉट सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। अमित झा जी कह रहे हैं, ग्रेट गाइडेंस, थैंक यू। दीपक सिजलर कह रहे हैं कह रहे हैं कि जय हिंद सर। सर पीयूष सर नोट देते हैं या खुद से बनाना पड़ता है? देखिए, पीयूष सर जो हैं वो इंडस्ट्री में जीए को लेके सबसे ज़्यादा आगे हैं। 10-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, केवल बैंकिंग को ही पढ़ाते चले आ रहे हैं, और बैंकिंग में आप जानते हैं केवल मेंस पढ़ाया जाता है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं दिखाई देंगे। जब आप उनकी क्लास करने जाएंगे, जीए बाई पीयूष सर उनका यूट्यूब चैनल है, तो आपको दिखेगा कि 2000-5000 व्यूज़ आ रहे हैं। आप ये सोच के मत देखिएगा कि इसके व्यूज़ कम हैं, आप ये देखिएगा कि उन जो 1000-2000 बच्चे उनको देखते हैं उसमें से 300-400 बच्चे तो अपने एग्जाम निकाल लेते हैं। तो उनका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बिल्कुल ब्रह्मोस जैसा है, बिल्कुल सटीक, उतना ही पढ़ाते हैं जितना आता है। कहते जहां तक वो पिताजी पूछता है वहां तक मैं पिताजी बताता हूं, और जहां पर फूफा जी तक पूछता है वहां पे मैं फूफा तक जाता हूं। मतलब क्लियर उनकी लैंग्वेज है कि जितना पूछा जाता है मैं उसी तक पहुंचता हूं, उससे ज्यादा आपको नॉलेज नहीं देता, क्योंकि एग्जाम नॉलेज का है ही नहीं। एग्जाम तो है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कहां से क्वेश्चन पिक कर रहा है, वहां तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जीए में अगर आपने इतना कर लिया तो बस आप क्लियर हो जाएंगे। 1, 2, 4, 5 नंबर तो कट ऑफ जाता है। एसबीआई में मेरे 27 क्वेश्चन सही थे, आईबीपीएस में मैंने 27 ही अटेम्प्ट किए थे, 25 सही थे, और आज जब आरआरबी का रिजल्ट आया तो मेरे 19 मार्क्स दिखा रहे हैं उसमें। मैंने जीए केवल पीयूष सर से पढ़ा, 2.5 महीने पढ़ा था, सितंबर से लेके और नवंबर तक, और उसी से मेरा इतना नंबर आ गया। आप अगर अभी से शुरू कर देंगे, डेली उनकी करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, संडे को वीकली उनका पूरे वीक का रिवाइज करा देते हैं वो। इसके बाद मान लीजिए आप अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उसका मेंस जून में होगा। आप जानते हैं 6 महीने की करंट अफेयर्स आती है, तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर से लेके और अप्रैल तक की करंट अफेयर्स आएगी। तो आप
1 नवंबर से लेके जो भी उनकी वीकली की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल जीए बाई पीयूष सर में है, वहां से आप सारे वीडियो उनके रोज एक एक करके देखिए। 1 महीने के अंदर आपको सारे वीडियो रिवाइज हो जाएंगे। अगेन अगले महीने, इस तरह हर महीने अगर आपका 6 महीने का रिवीजन होगा ना दोस्त, तो 6 महीने में आप 6-7 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और यकीन मानिए आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 6-7 बार रिवीजन कर लिया। आपके 30+ नंबर तो आ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये इसका सारांश है कि नोट्स वो देते हैं डेली। जो उनका करंट अफेयर्स क्लास है उसका नोट्स जो है पीडीएफ, वो आपको जीए बाई पीयूष सर ऐप में मिलता है, लेकिन वो 180-90 पेज का रहता है। अगर आप सर्विंग हैं 2-3 घंटे, आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो कब नोट्स बनाएंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कीम की चर्चा अगर हो रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्कीम से पूछते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसका पीरियड क्या है, अगर रिवाइज हो गई है तो कब तक के लिए एक्सटेंड हो गई है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और इसका आउटले कितना है। तो आप स्कीम का नाम लिखिए और 4 एरो बना दीजिए। आउटले इतना है, लॉन्चिंग डेट इतनी है, पीरियड इतना है, एक्सटेंशन इतना हुआ, और बजट है तो बजट लिख दीजिए। इस तरह आप बहुत ही ग्राफिकल वे में चार्ट बना के आप मिनिमम वर्ड्स में अपनी जो भी डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको अपनी नोट्स बनाइए। इसका आपको फायदा होगा। लेकिन हर चीज आप लिखने लगेंगे तो 1-1.5 घंटे की क्लास जो वो लेते हैं, 3-4 घंटे आपके नोट्स बनाने में चले जाएंगे। और यकीन मानिए कभी आप उन नोट्स को पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि कई कॉपीज आपकी 400-400 पेज की भर चुकी होंगी। इतना कोई रिवीजन करता नहीं है। तो बहुत ही कंसाइज, बहुत ही साइंटिफिक, चार्ट बेस आपका डेटा ओरिएंटेड कंटेंट आपको नोट करना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। जितनी ज्यादा बार आप उनके मुंह से उनकी इंफॉर्मेशन को 1x, 1.5x, 2x की स्पीड में रिवाइज कर लेंगे, उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। आशीष 9 जैन कहते हैं कि बड़ा मोटिवेशन मिलता है सर। यही तो उद्देश्य है। मैं कोई आपको वीडियो में प्लेलिस्ट लेके नहीं आ रहा हूं, मैं कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करा रहा हूं। मैं तो आपके अंदर वो जोश भर देना चाहता हूं। मैं तो आपको वो राह दिखा देना चाहता हूं। मैं तो आपको मोटिवेट कर देना चाहता हूं कि आपको मंजिल आसान लगने लगे। और यकीन मानिए ये आपका अपना अनुभव भी होगा कि जब आप किसी चीज को आसान समझ लेते हैं तो फिर वो आसानी से मिल जाती है। कठिनाई तभी तक होती है किसी चीज को पाने की जब तक आप उसको कठिन समझते हैं। और यही मेरा उद्देश्य है कि हंसते मुस्कुराते हुए आपका ये सफर पूरा हो जाए, आपको पता ही ना चले और मंजिल भी आ जाए, आप सफल हो जाएं, आप भी एक अच्छी सेकेंड इनिंग शुरू करें, आप भी अपनी मनचाही जॉब पा जाएं। बैंकिंग ASPIR ये कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस को भी करते थे। देखिए, इंग्लिश में मैंने पढ़ाई 12 तक नहीं की, हिंदी मीडियम मेरा रहा है। ये मेरी कमजोरी भी रही थी। सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ता था और इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट की तरह देता था। लेकिन जब मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स के लिए गया तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। NDA से लेके CDS तक, GDOC तक SSB इंटरव्यूज दिए। वहां पे भी पता चला कि भाई इंग्लिश के बिना तो नहीं होगा। इसके साथ साथ फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और शीशे के सामने बोलता था इंग्लिश में। ग्रामर के लिए तो सरस्वती विद्या मंदिर बहुत बढ़िया था, उसने ग्रामर तो पहले से ही मजबूत कर रखी थी। लेकिन जो कमियां थीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं था, उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। मैंने BA की पढ़ाई में भी इंग्लिश सब्जेक्ट को रखा, MA में भी मैंने इंग्लिश से ही MA किया। तो इस तरह मैंने इंग्लिश को फोकस में रखा था और इसका मुझे फायदा मिला।
SBI के एग्ज़ाम में मेरे 22 नंबर हैं और IBPS के एग्ज़ाम में भी मेरे 21.75 नंबर हैं और RRB क्लर्क के एग्ज़ाम में मेरे 36.5 नंबर हैं। तो इंग्लिश तो ठीक है। इंग्लिश में एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे कहता हूं कि आप ज़्यादा ध्यान इस बात पे मत दीजिए कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है खुद से। निमिषा बंसल मैडम से आप पढ़ते हैं, अनुभव गोस्वामी सर से पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन आपको खुद पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में वो लोग नहीं आएंगे। 2-4 वीडियो देखिए कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं, कैसे वो लोग जल्दी करते हैं आंसर्स को, और आपको सीखने के बाद खुद आप एडिटोरियल पढ़िए, उसका मतलब निकालिए। उसमें पढ़ने के बाद आप देखिए वर्ड्स कौन कौन से थे जो आज नए आए और कल भी यही आए थे, या एक वीक के अंदर ये रिपीट हो गया है, तो उसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार आ रहा है और जो बार बार आता है वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात ग्रामर की, तो अनुभव गोस्वामी सर का एक 9 आवर्स प्लस का एक वीडियो उन्होंने बनाया था SBI क्लर्क के लिए 2025 अप्रैल में, उसको आप आधा घंटा करके बार बार देख लीजिए। या निमिषा बंसल मैडम का भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके 11 आवर्स प्लस का एक वीडियो है, उसको आधे घंटे करके देख लीजिए। कई बार रिवीजन करना आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार में चीजें नहीं रहेंगी, आधे घंटे पढ़िए। अगले दिन जब बैठिए तो पहले पुराना वाला रिवाइज करते हुए आगे बढ़िए, 2x स्पीड में कर लीजिए। जो आपको याद है वो आप 2x में भी सुन सकते हैं, और जो आज आपको करना है उसको आप 1x 1.25x जैसी आपकी स्पीड हो। ईडियम्स फ्रेजेस हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं या वर्ड मीनिंग्स हैं, ये जो भी आती है आपके सामने उसको नजरअंदाज नहीं करना है, अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन किसी को छोड़ते हुए भी नहीं चलना है। आप मॉक दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे कोई नया वर्ड मिला, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई इडियम फ्रेजेस आते हैं, कोई फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको उनकी मीनिंग नहीं आती। सॉल्यूशंस देखिए, वहां पे एक का सॉल्यूशंस के बदले आपको 3-4 चीजें मिल जाएंगी। जहां आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुए, वहां से आपकी प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगी और आपकी पकड़ तभी बनेगी इंग्लिश में जब आप इसको सब्जेक्ट के रूप में ना लेके आप इसको एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में लेंगे। तो 3 पार्ट में ध्यान दीजिएगा, ग्रामर, रीडिंग एंड कंप्रेhension और वोकैब। ये 3 ही पार्ट है, इनको मजबूत कर लिया और एक लैंग्वेज की तरह आप इंग्लिश को लीजिए, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करेंगे। राजेश कुमार प्रधान जी कहते हैं कि पढ़ाई में मन लगता है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। देखो भैया, टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है। जो सबसे अमीर आदमी है वो भी उसी 24 घंटे में से मैनेज कर रहा है, और जो सबसे गरीब आदमी है वो भी उन्हीं 24 घंटे में से बर्बाद कर रहा है। तो आप किधर जाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप उसी के हिसाब से टाइम को अलॉट करिए। जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, जिसको आप समझते हैं कि नहीं ये मेरा मेन टास्क है दिन का, उसको पहले आप टाइम निकालिए उसके लिए। जो टाइम बचे उसको आप बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे काम कर लूंगा उसके बाद पढ़ने के लिए बैठूंगा, तो भैया फिर कभी टाइम मिलेगा नहीं आपको पढ़ने का। अगर आप एक दिन 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अगले दिन आप 16 घंटे ड्यूटी करके आ जाते हैं, तो टोटल तो 24 घंटे ही ड्यूटी की आपने 2 दिन, बाकी के 24 घंटे चलिए 7-7 घंटे करके 14 घंटे आप सो गए। अब 10 घंटे हैं आपके पास, खाया पिया उसके भी 2-2 घंटे करके 4 घंटे निकाल दीजिए। 6 घंटे तो बचाइए श्रीमान। 6 घंटे निकालेंगे 2 दिन में तो निश्चित मानिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। 2-2 का पेयर बनाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कब समय मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। जिस दिन मिल रहा है उस दिन भरपूर जोर लगा दीजिए, और जिस दिन कम मिल रहा है उस दिन जो मिले उसमें 1 सब्जेक्ट हो रहा है, 2 सब्जेक्ट हो रहा है, उतना आप, लेकिन प्रायोरिटी में रखिए पढ़ाई को। अगर आप सोचेंगे सारे काम हो जाए तब पढ़ूंगा, तो भैया पढ़ाई नहीं होगी, ये मैं बार बार कहता हूं। मनोज मंडल जी कहते हैं वेरी नाइसली एक्सप्रेस सर, थैंक यू मनोज जी। प्रणाम प्रभु कहते हैं वेरी नाइस एडवाइस, थैंक्स फ्रॉम भास्कर। भास्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पेंद्र प्रणीत
कहते हैं गेनफुल वीडियो, थैंक्स, वेलकम, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर। ये ब्लैक ईगल कह रहे हैं। बैंकिंग एस्पिर कह रहे हैं सर आपने वोकेबुलरी के नोट्स बनाए थे डेली। देखिए वोकैब के नोट्स, मैं नोट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए कि देखिए किताब में लिखा है, गूगल में लिखा है, आपकी कॉपी में लिखा है। क्या किताब में लिखा हुआ आपका काम आया? क्या गूगल से पूछा हुआ आपके काम आया? या आपके नोट्स में लिखा हुआ आपके काम आएगा? इनमें से कुछ भी सही नहीं है। आपके काम उतना ही आएगा जिसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं। वो आपकी मेमोरी में रहेगा और वही एग्जाम वाले दिन आपको काम आएगा। जब टाइम का प्रेशर आता है ना दोस्त, तो सारी ट्रिक्स, सारा पढ़ा हुआ एक कोने में हो जाता है। वहां पे जो आपने प्रैक्टिस की है, जो मेहनत की है, जो आपने पेन घिसा है, जो आपने रिकॉल बार बार किया है, जो आपने रिवाइज बार बार किया है, जो आपने बार बार रिपीट किया है, वही रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि ज्यादा ध्यान आप रिवीजन में, रिपीटिशन में, रिकॉल करने में दीजिए, ज्यादा नोट्स मत बनाइए। अगर कोई टीचर पढ़ते पढ़ते कह देता ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आ चुका है, तो वो आपको नोट करना है। अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं, उसके बीच में आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, उसके सॉल्यूशन में आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो नई चीज थी, तो मुझे पता ही नहीं थी, उसको आपको नोट करना है। लेकिन हर चीज को नोट नहीं करना है। हर चीज नोट करने लगेंगे तो किताबें कॉपियां भर जाएंगी और फिर वो कॉपियां कभी खुलेंगी नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जरूर आपने ही ऐसा अनुभव भी किया होगा। राजेश कुमार प्रधान जी कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई के लिए कोशिश करता हूं, पढ़ाई के लिए तो कभी जीए छूट जाता है तो कभी इंग्लिश। आजकल सर्विस में हो के टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे हिम्मत दे कि मैं फिर से एसबीआई क्लर्क मेंस और ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस क्लियर करूं। मैं एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर कर लिया हूं इस बार, लेकिन एलिजिबल नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबिलिटी के पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे रास्ते में हैं। अगर आपने इस बार क्लियर किया है तो आपने तो कर दिखाया वो काम। आपके अंदर तो एक और नया कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक बार कर लिया तो अगली बार क्या दिक्कत आएगी। जिस पहाड़ पे आप एक बार चढ़ गए हैं, दोबारा चढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती। जिस शहर में आप एक बार पहुंच गए हैं, अगली बार पहुंचने में तो और आसान रास्ता दिखाई देता है। बहुत कुछ याद आता है, यादें जुड़ी होती हैं। आपने कैसे छुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। कैसे आपने मंजिल को पाया, उस रास्ते को याद रखिए। उसी लगन से, उसी जोश से, उसी मेहनत से आप चलते रहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो नए नए साथी जुड़ेंगे, नए नए एक्सपीरियंस आएंगे, उनसे सीखते हुए और आगे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, हम भी अभी तो रिटायर हुए 2-3 महीने पहले, हमने भी यही अपने जीवन में देखा। टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। जो समय हम दोस्तों के साथ, जो समय हम बच्चों के साथ, जो समय हम मोबाइल के साथ व्यतीत करते हैं, उसमें से ही 10-10, 15-15 मिनट अगर हम काटेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दिन में प्रायोरिटी रख के पढ़ाई करनी है, ये आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए, तो आपको समय मिलने लगेगा। जब तक आप पढ़ाई को पीछे रखेंगे तब तक पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन से आप कहेंगे सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सारे काम बाद में। आप रोज रोज सब्जी लेने मत जाइए, आप रोज रोज राशन मत लाइए, आप वीक में एक दिन लाइए, तो आपका रोज का कुछ समय तो बचा। आप रोज रोज फोन में दोस्तों से मत बात करिए, आप कभी कभी करिए। एक दिन 2 दिन पढ़ाई में ध्यान दीजिए, तीसरे दिन बात कर लीजिए। या कुछ ऐसा मोटिवेशन लाइए अपने अंदर कि अपने आप को रिवार्ड देना शुरू करिए कि अगर मैं मंडे टू सैटरडे रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा तो संडे को मैं अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स से बात करूंगा जो मेरे कभी पोस्टिंग में साथ रहे थे। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक, उन दोस्तों की याद में आप पढ़ाई करेंगे। कई बार दोस्तों की याद में तो हम कुछ पैक भी लगा लेते हैं,
तो थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए तो कुछ बुराई तो नहीं है, आपका ही भला है इसमें। तो ऐसे अपने आप को रिवार्ड दीजिए। पहले मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा। इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, इससे भी आपके अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। नीतीश भारद्वाज जी कहते हैं सर कुछ अच्छा मटेरियल होगा आपके पास, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, तो वो भी शेयर करना। देखो मेरे पास जो मटेरियल था, मैं यहाँ पोस्टिंग हूँ जहाँ, वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने वो ले लिया है। रही बात शॉर्टकट ट्रिक्स की, तो देखो शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो आपको ही कट शॉर्ट कर देते हैं। आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई शॉर्टकट बताता है, लेकिन अगर आप उस शॉर्टकट को नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते हैं, आप बार बार उसको नहीं लाते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो फिर वो शॉर्टकट आपको कट शॉर्ट कर देता है, एग्जाम में वो आपके काम नहीं आता है, उसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले YouTube के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के, और जो टीचर्स हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो मेंस लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह से तो मैंने देखा नहीं था कभी अप्रोच करके, तो आप उस अप्रोच को करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए उस क्वेश्चन की 2-3 बार। अगर आपको लगता है कि इससे मेरा समय बचने लगा, तो निश्चित रूप से अपनी जो आपने कॉपी बनाई है उस सब्जेक्ट की, उसमें उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और वो तरीका, वो जो उनका अप्रोच था उसको नोट करिए, और उस पर प्रैक्टिस आप रेगुलरली जब भी आपको टाइम मिले, मंथली, वीकली, तो करते रहिए। तो वो आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बन जाएगा। यही मैंने भी अभ्यास किया था, और यही मैं सजेस्ट करता हूं कि जो आपको नया मिले उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। दिशांत कुमार कह रहे हैं कि अनुभव गोस्वामी इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मैं भी मानता हूं, अनुभव गोस्वामी बहुत ही हाई एनर्जेटिक बंदे हैं, यस अफसर के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं, और उनकी जो YouTube में योगदान है वो भी अतुलनीय है। वो सुबह रीडिंग एंड कंप्रेhension एडिटोरियल एनालिसिस लेके आते हैं, 11 बजे उनका सुपर मॉक आता है, और मैं तो कहता हूं कि आप उनके वो 7 वीडियो बस देख लीजिए जो उन्होंने अप्रैल 2025 में SBI क्लर्क मेंस से पहले लेके आए थे। वो सारे लंबे लंबे वीडियो है, मैराथन टाइप, उनमें से ग्रामर से लेके और आपका कैसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, सारे वीडियोज वहां से आप देख के बार बार उनको ही रिवाइज कर लें, तो आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हैं। देखिए, कोई टीचर बहुत अच्छा हो सकता है कि उसका तरीका आपसे ना मेल खाता हो, आपको उससे समझ में ना आए, वो ज्यादा ऊपर ऊपर चलता हो। आपको इंडस्ट्री में वो टीचर्स देखने हैं सबसे पहले जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। जैसे इंग्लिश के मामले में मैं निमिषा बंसल मैम को और अनुभव गोस्वामी सर को लगभग बराबर पे रखता हूं। आप दोनों में से आप एक वीक तक दोनों से एडिटोरियल करके देख लीजिए। निमिषा बंसल मैडम का ये है कि वो अपने यस अफसर में ही कंसंट्रेट करती है, यूट्यूब में उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, उनके 3-4 साल पुराने वीडियोज जो हैं वो बहुत आपके काम आ सकते हैं। अनुभव गोस्वामी सर आपको यूट्यूब में ही इतना मटेरियल दे देते हैं कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन इंग्लिश के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, किसका पढ़ाया हुआ आपको एक बार में समझ में आ जाता है, किसका एक्सप्लेन करने का तरीका आपको प्रभावित करता है, आपका इंटरेस्ट जगाता है सब्जेक्ट में, उस टीचर को आप चुनिए। अंधभक्ति किसी की नहीं करिए कि ये टीचर फलाने ने बताया था बहुत अच्छा है तो हम भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा 3 टीचर्स के नाम आपको बताता हूं। जब मैं क्वांट्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं हर्षल अग्रवाल सर, आशीष अरोड़ा सर और कौशिक मोहंती सर। आप तीनों से पढ़ के देखिए एक वीक, जिससे अच्छा लगे उसको आप आगे बढ़ाइए। जब मैं कहता हूं रीजनिंग की बात, तो मैं कहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप रीजनिंग बाई अर्पित सर चैनल के साथ जुड़िए। अर्पित सर बहुत अच्छे से प्यार से एकदम समझाते हैं। जब आप प्रो लेवल पे आ जाएं तो आप आर्ट ऑफ रीजनिंग बाई संजय सर, ये भी यूट्यूब चैनल है, आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। अंकुश लामा सर भी यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल लेके आते हैं। देखिए, मैं बहुत सब्सक्रिप्शन के फेवर में नहीं हूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेज का गेम बैंकिंग में है नहीं। एज एन एक्स सर्विसमैन आपको
हार्डली आप 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं मेंस में, हार्डली 200 क्वेश्चंस में से 100 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 40% 50% आपका अटेम्प्ट है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, वो आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं रखता हूं कि आपकी कितनी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है। आपको हर कॉन्सेप्ट को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, कैसे मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है, मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको प्रैक्टिस से ज्यादा आएगा। टीचर सब अच्छे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके पास से सिलेक्शन हो रहे हैं। अभी तो सिलेक्शन की आपके सबके पास लिस्ट देख लेंगे, इसका मतलब टीचर तो सब अच्छे हैं। आपको किससे समझ में आ रहा है? कौन है जिसकी भाषा आप एक बार में समझ जाते हैं? कौन है जो ऐसे पढ़ाता है कि जिसको आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे? कौन है जो ऐसे समझाता है कि एक बार पढ़ने से ही पूरा दिमाग में जैसे छप जाता है? आप उस टीचर के साथ जुड़िए, एक बार टीचर सिलेक्शन कर लीजिए और इसके बाद फिर उस पर अटूट विश्वास करके जैसा वो बताता जाए वैसे चलते जाइए, मंजिल पहुंच जाएंगे आप। भटकने वाले नहीं पहुंचते हैं, एक रास्ते पे चलने वाले मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भटकना नहीं है, एक रास्ता चुनिए, एक बढ़िया टीचर चुनिए जो मेंस तक आपको क्लियर करवाए और उसके बाद आप उसके साथ हो जाइए। आशीष कुमार जी कह रहे हैं कि IIM ESM फाउंडेशन में कंप्लीट कर लिया हूं बट कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉक जॉब सेम इंटरफेस मिले, प्लीज बताइए। देखिए, जो मॉक की बात आप लोग करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, मॉक जो है वो आपको एक एहसास दिलाता है कि एग्जाम कैसा आएगा। ये मॉक की इंपॉर्टेंस है। मॉक देने से आपके नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस में आप फाइंड आउट करें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, किस पे मुझे काम करना है, किस स्ट्रेंथ को मुझे सबसे पहले, किस टॉपिक को अपने एग्जाम में मैं करूंगा, किन क्वेश्चंस को, किस टॉपिक्स के। जो स्ट्रेंथ आपकी दिखाई दे रही है साफ साफ, जहां पे आपका एवरेज टाइम से कम टाइम निकल रहा है, जहां एक्यूरेसी आपकी 100% आ रही है, सबसे पहले आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस को करना है। आपको स्ट्रेंथ अपनी पहचाननी आज से ही शुरू कर देनी कि हाँ भाई, इसमें मेरी पकड़ बन गई है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं सबसे पहले इसी टॉपिक को फाइंड आउट करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वीकनेस आपकी पकड़ में आ गई, तो उस पर आपको दिन भर काम करना है कि अब ये वीकनेस में इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि ये भी मेरे स्ट्रेंथ वाले कॉलम में आ जाएगी। तो आप 3 कॉलम बनाइए मॉक देने के बाद एनालिसिस में। एक लिखिए क्या स्ट्रेंथ है, एक लिखिए क्या वीकनेस है, और तीसरा वो है कि जहां क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, वो बिल्कुल नो है। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आंसर दे पा रही है तो आप उस पर वर्कआउट करिए, उसको इंप्रूव करिए, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसको आप पीछे खिसकाइए। सारे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिए, आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन है जिसमें क्लियर आंसर निकल रहा है, उसको आप करिए। जहां पे थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि नहीं यार बहुत क्लोज आंसर्स हैं, वहां पे आप, जहां पे 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिए, लेकिन सारे ही रिस्क बेस्ड आप आंसर मत कर दीजिए, नहीं तो आपके निगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। रहती है बात कि भाई इंटरफेस किसका बढ़िया है, सारे बढ़िया दे रहे हैं। आप जब एज ए बिगिनर स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टफ वाले मॉक नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आप स्पीड पे फोकस कर रहे होते हैं, आपको स्पीड बढ़ानी होती है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब शुरुआत करें तो आप टेक्स्ट बुक के साथ शुरुआत करें मॉक्स की। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ने लगे, कंसिस्टेंसी आ जाए, लगातार आप 60+ अटेम्प्ट करने लगे, तो आप फिर स्विच करिए। टफ मॉक्स आपको स्मार्ट कीड़ा से मिलेंगे, गाइडली से मिलेंगे। गाइडली के मॉक्स मैंने लगाए, 3 लेवल वो देते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। वहां से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके मेंस में भी आपकी मदद करेंगे। कभी भी मॉक देते समय आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा टफ है। हो सकता है एग्जामिनर भी ऐसा ही टफ पेपर किसी दिन बना देगा। SBI क्लर्क में तो इंग्लिश का पेपर ऐसा आता है कि जैसे शेक्सपियर खुद बना के जा रहे हो या शशि थरूर से सेट करवाया हो किसी ने।
IBPS में रीजनिंग का पेपर ऐसा ही टफ आता है। तो मॉक में आप हार्ड है, ये तो एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल ऊपर है, ये सोच के मत दीजिएगा। पहले आप टेक्स्ट बुक से करते रहिए, एग्जाम लेवल के ही आसपास के रहेंगे, फिर गाइडली से हार्ड भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी आदत जूझने की बननी जरूरी है। आपको लड़ के ही जीतना है। एक्चुअल एग्जाम में ऐसा ही होगा, आप गलतियां करेंगे, सबक लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ टाइम वेस्ट होगा, आप उसको जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये सब आपको मॉक से ही सीखने को मिलेगा। मॉक करने से ज़्यादा उसकी एनालिसिस जरूरी है। बिना एनालिसिस के किया हुआ मॉक 50% आपको नंबर दिला सकता है, लेकिन कभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता है। इंप्रूवमेंट के लिए एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए, वीकनेस को ओवरकम करने का प्रयास कीजिए, स्ट्रेंथ को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करूंगा, इसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। आशीष 9 जैन कहते हैं कि सर मैंने भी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है। सर नौकरी पाना अच्छी बात है, पे प्रोटेक्शन है, लेकिन आप एक अध्यापक के रूप में एक छात्र का जीवन उज्जवल कर सकते हैं। मैं तो बस आपको सुनने आता हूं, अच्छा लगता है बस प्रवचन। देखिए, मैं 1 साल पहले तो प्रवचन ही देता था, मेरा खुद पढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हां, जब आपके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है तो घर में सुख शांति रखने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको जो आप चाहते हैं उससे कुछ अलग रास्ते भी चुनने होते हैं। आप हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। आपका दोस्तों से घुलने मिलने का मन था, आपका पार्टी करने का मन था, लेकिन बच्चों का साथ जरूरी था, बच्चों का एग्जाम चल रहा था, इसलिए आप नहीं गए। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ। दूसरों को आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाएं या पढ़ाई के मार्ग में, दोनों ही केस में आप आगे ही सबको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो मेरा 1 साल का अनुभव है, जैसे मैंने कम मेहनत में SBI का एग्जाम क्लियर किया है, वही गाइडेंस आपको देता हूं। आप सब उसको पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुने, लेकिन केवल सुनने मत आइए। अगर आप केवल मुझे सुनेंगे तो आपको नींद तो अच्छी दिला पाऊंगा, लेकिन नंबर नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जो मैं बोलता हूं उसको इंप्लीमेंट करना आपको होगा। मैं आऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आपको सही राह दिखाऊंगा, मैं आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। मैं आपकी प्लानिंग में मदद कर सकता हूं, मैं आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको कलम घिसनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, मेहनत आपको करनी होगी। दिनेश सोनी जी कहते हैं सुपर्ब, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड मोटिवेशन। ये आपको मिलता रहेगा, आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मुकेश कुमार जी कहते हैं थैंक भाई, थैंक यू सर। प्रणाम प्रभु कहते हैं वेरी गुड जॉब, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं आता रहूंगा आपकी मदद के लिए, और आपको भी जब जरूरत लगे तो आप भी क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं इसी तरह सॉल्व करता रहूं। और मैंने ये जो नया सिलसिला शुरू किया है, इसमें मैं सारे सॉल्यूशंस आपके डाउट्स के बेस में ही लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, हैप्पी तेजस बोल रहे हैं, थैंक यू सर। अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि सर इंग्लिश आज मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नंदन सहाय सर कह रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर योर डिस्क्राइबिंग इन डिटेल, वेलकम। रूपू श्रुति कह रही है कि कृष्णागृतम, एंजॉय योर नेक्स्ट इनिंग, थैंक यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिए। आज के वीडियो में भी मुझे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे सुरेंद्र आदर्श गुप्ता जी कह रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियो एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर फ्रॉम सुलूर। अच्छा, मैं इससे पहले सुलूर में था आपके साथ, तो आपको ये सब याद है, इसके लिए आभारी हूं मैं आपका। थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाई। पवन सिंह कह रहे हैं सर तीनों मेंस में फेल हो गया हूं। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी मेंस नहीं लिखा इस साल, सारे प्री में ही फेल हो गए। तो आपको तो खुश होना चाहिए,
आप कम से कम सारे प्रीलिम्स निकाल के 3-3 प्रीलिम्स आपने निकाले, कोई छोटी बड़ी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है पवन जी। आपने 3 प्रीलिम्स निकाल दिए और जैसे आप कह रहे हैं कि आज आरआरबी में 1 नंबर कंप्यूटर से रह गए आप, तो मतलब आपका तो 99% काम हो गया है, बस 1% काम बाकी रह गया है। आपने एक नंबर दिया है और कहा है कि अर्जेंट टू टॉक। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, निश्चित रूप से आज आपसे बात करने का समय निकालूंगा मैं। आप बिल्कुल भी अपने आप को हताश निराश मत समझिएगा। आप बहुतों को पीछे छोड़ चुके हैं। आपने एसबीआई से लेके और आईबीपीएस होते हुए आरआरबी लगातार तीनों एग्जाम्स में झंडे गाड़े हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया। एसबीआई में एग्रीगेट मार्क्स आपके 60+ नहीं आ पाए, जिसकी वजह से इस बार आप नहीं रह गए। कोई बात नहीं, बहुत पास पहुंच गए मंजिल के। अब थोड़ी मेहनत और बढ़ा दीजिए। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे वो बिल्कुल सही थी, जो टीचर्स आपने चूज किए थे वो भी बिल्कुल सही थे, इसलिए आप यहां तक पहुंचे। थोड़ी प्रैक्टिस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इस बार ज्यादा से ज्यादा मॉक्स आपको लगाने हैं। डेली प्रीलिम्स का मॉक्स लगाइए और जब वीकेंड आए तो आप संडे को एक मेंस का मॉक लगाते चलिएगा। आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आने ही वाला है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपकी सुन ले और आरबीआई असिस्टेंट आप बन जाएं। फिर आप ये तीनों जो पीछे छूट जाएंगे इनको कभी याद नहीं करेंगे। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। आपने हो सकता है कि ये 2 महीने जरूर वेस्ट किए होंगे ये सोचकर कि कोई ना कोई तो मेरा मेंस निकल जाएगा। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। मैं इसको बहुत हाईलाइट करना चाहता हूं। बड़ी गंभीरता के साथ आपको चिंतन करना चाहिए कि रिजल्ट के वेट में आपको नहीं लगना है। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपके जानने वाले, आपके परिवार वाले बोलेंगे कि अरे अब थोड़े दिन आराम कर लो, रिजल्ट का इंतजार कर लो, 3-3 मेंस दे के आए हो, किसी ना किसी में तो निकल जाएगा। पवन सिंह जी आपके पास सामने ये उदाहरण है। इन्होंने तीनों मेंस परीक्षाएं लिखी, 3/3 इनके प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, लेकिन बेचारे 1 नंबर से कंप्यूटर में रह गए। किसी एग्जाम में किसी और वजह से रह गए होंगे, लेकिन इस बीच में इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही जरूर बरती होगी। हो सकता है ना भी बरती हो। मैं तो एक सोच रखता हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठते हैं कि रिजल्ट की सोच लेते हैं कि हाँ आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होने वाली है। कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास रहेगा, कभी किसी की हेल्प करने के काम आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप 2 महीने अपने वेस्ट कर देते हैं इस इंतजार में कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट खुदा ना खास्ता पवन सिंह जी जैसा 1-2 नंबर से रह जाता है। एसबीआई मेंस डाउन, आईबीपीएस में इंग्लिश 2 नंबर से रह गए बेचारे, आरआरबी मेंस में इंग्लिश में 1.25 नंबर से। ये राजीव कुमार सिंह जी हैं। देखिए, आप इनका उदाहरण लीजिए। राजीव कुमार सिंह जी एसबीआई का मेंस लिखे, आईबीपीएस का मेंस लिखे और आरआरबी का भी मेंस लिखे। ये भी बिल्कुल पवन सिंह जैसे ही हैं। किसी में 2 नंबर, किसी में 1.25 नंबर। मतलब बहुत ही, भगवान ने इनका थोड़ा सा साथ अगर और दिया होता तो आज ये भी एक बैंकर के रूप में अपनी सेकेंड इनिंग को स्टार्ट कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, राजीव कुमार सिंह जी आप बहुत करीब हैं। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मंजिल से चंद कदम पहले तक पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी यात्रा आपकी रह गई कमी, आप उसको बैठिए, पहचानिए कि क्या मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, क्या मैं और अच्छी अप्रोचेस सीख सकता हूं, क्या मैं क्वेश्चंस के सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ा गया, मैंने टाइम को कहीं एग्जाम में वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट कम हो पाए। आप अभी बिल्कुल नए आपके घाव हैं। इसमें आपको आत्ममंथन करने के लिए थोड़ी देर एकांत में बैठना पड़ेगा। बैठिए, विचार करिए। जो भी विचार आते हैं, जो भी आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं, उनको एक पेज में लिखिए। जो आपके रिसोर्सेज के, जो आपके टीचर्स की कमियां दिखाई देती हैं, वो दूसरे पेज में लिखिए। आपका फोकस अपनी कमियों को सुधारने में होना चाहिए। टीचर्स ने तो बाकी सबको भी पढ़ाया था, कोई ना कोई तो था जो क्लियर कर गया। ज्यादा से ज्यादा इस बार आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको आता तो अब सब कुछ है, पवन सिंह जी और राजीव कुमार सिंह जी, आपको सब कुछ आता है, या उतना तो आता ही जिससे मेंस निकल जाएंगे। लेकिन कई बार बच्चे गलती कर बैठते थे कि मेंस में इतना फोकस हो जाते हैं कि प्रीलिम्स अगले साल नहीं निकल पाता। दिन ब दिन एक्स सर्विसमैन का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगले साल
वैकेंसी ज़्यादा आनी है। SBI में तो एटलीस्ट ज़्यादा ही आ रही है, इस साल से कम 2.5 गुना वैकेंसी आ रही है, तो कट ऑफ कम जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को ऐसा रखिए कि किसी भी स्टेट का कट ऑफ हो, मैं उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। ये आपके मन में भावना रहनी चाहिए। और प्रीलिम्स का मॉक आपको देते हुए चलना है और मेंस की पढ़ाई करते हुए चलना है। मेंस के क्वेश्चन दिन भर आप सॉल्व कीजिए, लेकिन दिन में एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम आपको देना है। 1 घंटे प्रीलिम्स का एग्जाम, 1 घंटे उसकी एनालिसिस, नोट डाउन करना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, वीकनेसेस पे काम करना, और फिर बाकी के दिन को आपको जीए की तैयारी में और बाकी सब्जेक्ट्स के मेंस की तैयारी में लगाना है। यकीन मान के चलिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले साल आपके नंबर किसी भी दूसरे एक्स सर्विसमैन से या सर्विंग सोल्जर से ज़्यादा होंगे। आपका ये जो अनुभव है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इंग्लिश वही रहेगी, रीजनिंग वही रहेगी, क्वांट्स वही रहेगी। जीए जरूर बदलेगा, तो जीए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप RBI वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट का, नाबार्ड का एग्ज़ाम आपने दिया है प्रीलिम्स, तो निश्चित रूप से आप पिछले महीनों का जीए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान से विनती कीजिए कि प्रभु इस साल जो कमी रह गई है मुझसे, मैं अगले साल उसको भी पूरा करूंगा। आप अपनी कृपा रखना और निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है कि इस साल बहुत थोड़े नंबर से रहा हूं, अगली साल तो क्लियर करके ही मानूंगा। आप सब ऐसी मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वही आपका शॉर्टकट बन जाता है, और एग्ज़ाम में जब टाइम का प्रेशर रहता है तो वही एक्चुअली आपके काम आता है। भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इन दोनों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये आप पवन सिंह से, राजीव कुमार सिंह से अगर बात करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। थोड़ा बहुत और आशीर्वाद होता बड़ों का, थोड़ा भगवान की कृपा और होती, तो ये 1 नंबर, ये 1.25 नंबर, ये 2 नंबर भी इनके पाले में आ जाते। पढ़ाई भी करिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, भगवान की कृपा की याचना करते रहिए और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को पाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आज तक जो भी गहरे पानी में उतरा है उस सब ने पाया है, तो आप भी निश्चित रूप से पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा रहे। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को साकार करते रहें। जय श्री कृष्णा।